तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो आपकी पूरी बुक होती है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। जिसमें जो हमारा क्लास 12 की फिजिक्स होती है उसमें जो आपकी पूरी बुक होती है उसके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको कराया जा रहा था, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 41 क्वेश्चन को कर लिया था। पूरे बुक के जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 41 प्रश्न होते हैं उसको हम लोगों ने कर लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंतर्गत बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि अगर आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया तो आपने क्लास 12 की जो फिजिक्स होती है उसमें बोर्ड एग्जाम 2023 में आप लोग 90% तक स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 बार आया है। उसके नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा में 5 बार आया है। उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आप लोग देखेंगे तो 4 बार आया। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा में 3, 4, 5 बार आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, यानी कि 40-45 जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराए थे 41 क्वेश्चन, अगर आपने उसे नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सारे प्रश्नों को भी अपने अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स, यानी कि जो क्लास 12 की जो फिजिक्स होती है उसके अगर आप लोगों को सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अगर क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, साथ में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, इसका भी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। केवल 60 रुपीज़ कॉस्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं उसके सभी के नोट्स मिल जाएंगे। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर वो सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स जो होती है उसके जो पूरी बुक होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 41 क्वेश्चन को कर लिया था और उसके आगे के क्वेश्चन को करने की आज हमारी बारी है। तो आज हम लोग कह सकते हैं कि उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, साथ में सभी सोल्यूशन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी आप लोग आगे क्वेश्चन की ओर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो प्रश्न नंबर 42 है, क्या देखिए क्या है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दी है। इसमें आपको चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा बतानी है। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2012 में, 14 में, 16 में 3 बार पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगर आपकी इसको परिभाषा आपको पता है तो आप इसको आपको याद रखनी है, अगर आपको नहीं पता तो आपको इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, साथ में इसको याद कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है चुंबकीय यामोत्तर। देखिए, अगर कोई भी चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक अपने गुरुत्व क्षेत्र में लटका हुआ है, ठीक है, तो उसके अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होगा क्या होगा, वही चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र तो स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या होगा, ऊर्ध्वाधर तल क्या होगा, चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। मतलब अगर कोई भी चुंबक लटका हुआ है स्वतंत्रतापूर्वक अपने गुरुत्व क्षेत्र में तो उसके अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल होगा क्या होगा, वही होगा आपका चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए, इसमें पूछ रहा है आपसे नत्य अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको बताना है कि नत्य अथवा नमन कोण क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है, यह आपके बोर्ड परीक्षा 2012 में, 13 में, 15, 16, 18 में पूछा गया। इसको हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया है, क्योंकि इसके आने की पॉसिबिलिटी है 95% इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। ठीक है, इसका आपकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए क्या होता है नमन कोण। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इसको नोट करेंगे और इसको आपको याद कर लेना। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है नमन कोण। देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण होगा नमन कोण। देखिए, अगर कोई भी चुंबकीय सुई स्वतंत्रतापूर्वक चुंबकीय यामोत्तर में लटकी हुई है, ठीक है, तो उसके अक्ष के द्वारा जो हम लोग क्षैतिज दिशा में जो कोण बनाया जाएगा वही क्या होगा, नमन कोण होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नोट कीजिए, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है नमन कोण के बारे में। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44 है, जो क्या उसमें पूछा है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव जो कि चुंबकीय ध्रुव होते हैं पर नमन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, आपको बताना है कि जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होते हैं उन पर नमन कोण का मान कितना होता है। ठीक है, यह कीवर्ड परीक्षा 6 में, 10 में, 15 और 18 में 4 बार पूछे गए सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह आपको
या आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यह बोर्ड परीक्षा में आपके आ जाएगा, अगर आपको पता रहेगा तभी आप लिख पाएंगे, अगर नहीं बताएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको नोट कर लीजिए इसको, आपको इसको याद भी कर लेना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कितना मान होता है उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। देखिए पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर नमन कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि चुंबकीय जो सुई होती है वो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है, इस कारण वहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इसलिए जो उनके बीच में जो नमन कोण होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कहाँ पे? पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल, मतलब नमन कोण कितना होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका आपको याद कर लेना है, साथ में अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45 क्या है। देखिए सबसे पूछा है भू चुंबकत्व के अवयवों के संबंध लिखिए। इसमें आपको भू चुंबकत्व जो होता है उसके जो अवयव होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है आपको उसमें बताना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने मार्क किया है, इसके आने की संभावना 95% से ज़्यादा है कि, ठीक है, 100% है कि आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितने बार, 5 में, 10 में, 12, 15, 17, 18, 5-6 बार आया हुआ है, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना कॉपी में, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में आए तो आप आराम से इसको लिख के चले जाए, ठीक है। देखिए क्या होता है दोनों के बीच में रिलेशन। देखिए क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध क्या होता है, v बराबर h tan थीटा। यहाँ पे b क्या है, b जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो v होता है, और h क्या होता है, वो क्षैतिज घटक होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो क्या फार्मूला बना आपका, v बराबर h tan थीटा। इस फार्मूले को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर v अपान h होगा, ठीक है। अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे, अगर हम लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है नतिकोण है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहें क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपान h बनेगा, ठीक है। देखिए ये फार्मूला तो फार्मूला हो गया, अगर इस पर सवाल आते हैं तो आपको सवाल भी कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद रहेंगे तभी आप सवाल भी कर पाएंगे, ठीक है। अगर रिलेशन पूछेगा तो आप रिलेशन लिख देंगे, अगर आपको इस पर सवाल पूछेगा तो आप सवाल भी इस पर फार्मूले पे सारी वैल्यू पुट करके इसका आंसर भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 46 है। इसमें पूछा आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम बताना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि लेंज का नियम क्या होता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क किया गया हुआ, ठीक है। 2010 में, 11 में, 14, 16, 17 में आया हुआ सवाल है। इसको आपको इसका जो लेंज का नियम होता है आपको पता होना चाहिए, लेंज का नियम क्या होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके आने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। देखिए क्या होता है लेंज का नियम। देखिए जो इसमें जो लेंज के नियम में जो विद्युत दाहक बल होता है, वो जो धारा होती है जहाँ से उत्पन्न होती है उस कारण का ही वो विरोध करने लगती है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देखिए, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत दाहक बल व प्रेरित धारा जो होती है सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। मतलब जो विद्युत दाहक बल होगा, वो जो धारा होगी, सदैव उसका विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न होगी, ठीक है। यही होता है लेंज का नियम, ठीक है। देखिए ये होता है लेंज का नियम, ठीक है। और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह जो लेंज का नियम होता है वो क्या होता है, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, मतलब उसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये देखिए ये अलग से सवाल आता है, इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, जिससे अगर कोई एक सवाल अलग से भी आए अति लघुत्तरीय में तो आपका ये भी सही हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको नोट कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो प्रश्न नंबर 47 क्या देखिए, इसमें पूछा आपसे प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। इसमें आपको फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है उसको आपको बताना है। ये देखिए आपके परीक्षा में 6 में, 9 में, 11 में 3 बार पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। आपको इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली 2 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, मतलब देखिए ये अंगूठा है, उसकी 2 उंगलियां, इसको लंबवत फैलाइए, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों उंगलियों को दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मतलब जो पहली उंगली हो ये वाली उंगली हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, ठीक है। तथा जो अंगूठा हो क्या हो, चालक की दिशा बताए। जो अंगूठा हो ये वो चालक की दिशा बताए, ये क्या हो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, ठीक है। तो ये उंगली होगी क्या होगी, वो धारा की दिशा को बताएगी, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है देखिए, चालक, तो बीच वाली जो उंगली होगी वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा को बताएगी, ठीक है। यही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तथा अंगूठा क्या बताए, चालक की दिशा को बताए, तथा जो बीच वाली उंगली हो क्या बताए, वो प्रेरित धारा को बताए। तो यही क्या होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका नियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। इसमें आपको बताना है कि जो वैद्युत चुंबकीय जो फैराडे के जो 2 नियम होते हैं, आपको इसको दोनों नियम को लिखना है, ठीक है। देखिए 2015 में, 18 में 2 बार पूछा गया सवाल है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको दोनों नियम आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए दोनों नियम क्या होते हैं, ठीक है। पहला नियम देखिए क्या होता है, जब किसी कुंडली संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, मतलब जब कोई कुंडली संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन बदलाव किया जाए तो क्या होगा, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। जब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, कुंडली में धारा भी उत्पन्न होगी, ठीक है। देखिए इसमें है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे कुंडली में विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब जब किसी कुंडली संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा तो क्या होगा, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, और जब कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो इसी घटना को क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम देखते हैं क्या है।
इसमें दूसरा नियम क्या है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुमानुपाती होगा। मतलब किसी भी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा क्या होगा, वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुमानुपाती होगा। देखिए ई बराबर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका प्रोपोर्शनल काउंटिंग हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी का ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, साथ में इसको आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसे आराम से कर पाएँ। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49 है। इसमें आपको पूछा है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दी है तथा इसका मात्रक बताइए। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उसकी डिफिनेशन आपको बतानी तथा इसका मात्रक आपको बताना है। ठीक है, देखिए 17 में, 19 में और 20 में 3 बार ये भी पूछा गया सवाल है। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए हम लिखा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है, साथ में याद कर लेना इसकी परिभाषा स्वप्रेरण गुणांक की, तथा इसके मात्रक भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक, हम लोग देखते हैं। देखिए, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, मतलब अगर कोई भी कुंडली है उसमें धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, तो जो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कुंडली का क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, मतलब जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर मतलब क्या हो, एकांक हो, तो उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो वही क्या होगा, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी सवाल है। देखिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते क्रम लिखिए। इसमें आपको बताना है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं का जो इनका स्पेक्ट्रम बनता है उसमें आवृत्ति का जो बढ़ता क्रम में कौन कौन सी तरंगे आएंगी। ठीक है, देखिए ये देखिए 5 में आया, 17 में, 14 में और 17 में 3 बार पूछा गया। इसको हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ठीक है, इसको आपको देख लेना है, इसे याद कर लेना, क्योंकि इसके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्या होता है इसमें, देखिए आवृत्ति का बढ़ता क्रम क्या होता है तरंगों का। देखिए स्पेक्ट्रम में जो देखिए सबसे कम किसका होता है, रेडियो तरंग का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा किरण का। क्या होता है, आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा किरण की होती है। सबसे कम किसकी होती है, रेडियो तरंग की होती है। और बीच में इसे बढ़ता क्रम है। देखिए सबसे कम किसकी, रेडियो तरंग की, उसके बाद माइक्रो तरंग की उससे ज्यादा होगी, फिर अवरक्त विकिरण की उसके ज्यादा, फिर देश विकिरण की उससे ज्यादा, फिर पराबैंगनी विकिरण की उससे ज्यादा, फिर एक्स किरण की उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी, गामा किरण की सबसे ज्यादा क्या होगी, आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, गामा किरण की। सबसे कम किसकी, रेडियो तरंग की होगी। ठीक है, तो उनका ये एक आर्डर बन गया। ठीक है, सबसे कम किसकी, रेडियो तरंग की, उसके बढ़ता हुआ आर्डर ये जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी बनेगी, गामा किरण की बन जाएगी। ठीक है, तो इस आर्डर को आपको ध्यान में रखना, याद कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप आराम से इसको लिख पाए, आपको पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51 है। देखिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। इसमें आपको बताना है कि जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। देखिए अभी ऊपर आपने आवृत्ति के बारे में बताया, इसमें क्या पूछा है आपके, इसमें आपसे पूछा तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा के बारे में पूछा है। ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी पूछा था, इसमें लैम्डा पूछा है। ठीक है, वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो तरंग की होगी। ठीक है, और सबसे कम किसकी होगी, गामा किरण की होगी। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, रेडियो तरंग की, और सबसे कम किसकी होगी, गामा किरण की होगी। ठीक है, आप नोट कीजिए। देखिए 5 में, 13, 14, 16 में ये भी 4 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट हमने मार्क किया यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना, याद कर लेना। ठीक है, इसको आने की पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 52 है, उसको देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 52 क्या है, देखिए इसमें पूछा आपसे चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तो ये तथा इसका बीमीय सूत्र लिखिए। इसमें आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है तथा इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए 2 बार ये भी पूछा गया सवाल, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आपकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है, साथ में इसका बीमीय सूत्र आपको भी याद कर लेना है। ठीक है, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ तो उससे जो लंबवत जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, जो उनकी संख्या होगी, उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, यही होता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इसे हम लोग इसे हम लोग 5b से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 5b बार क्या होता है, v डॉट ए होता है। ठीक है, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b बार के ना बी ए का सीधा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो बीमा बनती है, देखिए इसकी जो चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर T-2 A-1 इसकी बीमा बनती है। इसकी बीमा को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इसके आने की पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।